आज सबसे पहले हमने नैनीताल झील के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखो क्या क्या चीजें करनी है, या तो आप नैनीताल झील पढ़ो और एक फैक्ट इकट्ठा करना शुरू कर दो, ऐसे नहीं जाना है। अप्रोच लेकर के चलना है। मैंने नैनीताल झील, जिसको नैना झील भी बोलते हैं, इसको मैंने 3 पार्ट में वर्गीकृत कर दिया है। सबसे पहले कुछ ऐतिहासिक तथ्य देखते हैं नैनीताल झील की, उसके बाद इसकी स्थितियात्मक तथ्य, यानी कि इसकी लोकेशन से जुड़ी हुई चीजें, स्थितित्मक तथ्य, और तीसरा हो गया इसकी विशेषताएं, और क्या क्या है, इसका रंग कैसा है, चौड़ाई, लंबाई, गहराई, समुद्र तल से ऊंचाई, है ना। और स्थितियात्मक में नैनीताल कहाँ पर है जिले के हिसाब से, अगल बगल में कौन कौन से पहाड़ हैं, क्या क्या नाम है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐतिहासिक तथ्य में इस झील की खोज किसने करी है, ऐसी चीजें यहां से देखते हैं। ये गूगल मैप है नैनीताल का, ये माल रोड है पूरा का पूरा, कौन सा मंदिर है नैनीताल में, वगैरह वगैरह। ये इसका दूसरा व्यू है। यहाँ पर ऊपर जैसे लिखा भी हुआ है, देखो, मल्लीताल तल्लीताल, ऐसा कुछ लिखा भी हुआ है यहाँ पर। एक सेकेंड। तो 3 तरीके से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऐतिहासिक तथ्य। अब ये जो ऐतिहासिक तथ्य और अन्य तथ्य हैं ऐतिहासिक के अलावा, यहाँ पर एक तो मैं आपको स्कंद पुराण से इसका लिंक कराऊंगा, उसके बाद इसकी निर्माण की प्रक्रिया, किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है, उसके बाद इसी से जुड़ा हुआ मंदिर, एक मंदिर है नैनीताल के दक्षिण पश्चिमी छोर पे, उस मंदिर के बारे में, और इस झील की खोज किसने करी थी, सीपी बैरन उनका नाम। ये 4 तथ्यों के आधार पर मेरा नैनीताल झील का ऐतिहासिक तथ्य है, तो यानी कि इसमें तथ्य बहुत सारे होने वाले हैं, ठीक है। आप यहाँ पर एक डायग्राम देख भी रहे होंगे, यहाँ पर ये प्लेट विवर्तनिकी का जैसा डायग्राम है, देख रहे हो, प्लेट विवर्तनिकी का जैसा कुछ डायग्राम है कि बीच में यहाँ पर कुछ गड्ढा हो रहा है और उसके अंदर अगल बगल से अंदर अंदर से पानी आकर के जमा हो रहा है। देखते हैं, सबसे पहले स्कंद पुराण उठाते हैं। उत्तराखंड के बारे में सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर हम किसी की बात करें तो हमें पुराण ही मिलते हैं। 18 पुराण लिखे हुए, उनमें से एक स्कंद पुराण, उसके भी कई सारे खंड, उसमें से केदार खंड, मानस खंड, बस ये 2 खंड है उत्तराखंड के इतिहास को लेकर के जो पहला वाला कुछ दिखता है। और फिर कुछ ऋग्वेद के ऐसे श्लोक हैं जिनमें भी उत्तराखंड के क्षेत्रों का जिक्र किया गया है, अलग चीज है। तो उत्तराखंड में इसको मानस खंड में डाला गया है। तो मानस खंड का मतलब आज का कौन सा क्षेत्र हो गया, कुमाऊं वाला क्षेत्र हो गया। तो इस झील के आसपास ऋषियों की तपस्थली हुआ करती थी, क्योंकि प्राकृतिक रूप से पानी है, अपनी स्वच्छता है, शांति है, योग, तप, आसपास जो कोणधारी वन है, ये कोणधारी वन इनको बहुत ही ज्यादा शांति प्रदान करते थे। तो इसीलिए, क्योंकि यहाँ ऋषि मुनि बहुत तप करा करते थे, तो मानस खंड में इसको त्रिऋषि सरोवर का नाम दिया गया है। क्या दिया गया है, त्रिऋषि सरोवर। 3 ऋषि थे जिन्होंने यहाँ पर तप करा था। अत्र ऋषि, अत्र मुनि का आश्रम भी है आपका अनसुईया में, आपने देखा होगा, अत्र ऋषि काफी प्रसिद्ध है। पुलत्स्य ऋषि और पुलह ऋषि। अत्र, अत्रि, पुलत्स्य और पुलह, ये 3 ऋषियों की तपस्थली के नाम से नैनीताल त्रिऋषि झील के नाम से स्कंद पुराण के मानस खंड के अंतर्गत इनकी उल्लेख किया गया है। गुप्त काल के टाइम पर इनका जिक्र किया गया है, ठीक है। इनसे रिलेटेड कई सारी कथाएं हैं, उस कथाओं के अंदर ना जाकर के मैं अभी फिलहाल टू द पॉइंट चल रहा हूं, ठीक है। तो ऐतिहासिक तथ्य में एक तो हो गया स्कंद पुराण, दूसरा लिंक हो गया इस झील के निर्माण को लेकर के। तो अब देखो, मैं अगर धार्मिक रूप से देखूंगा तो धार्मिक रूप से तो इस झील का निर्माण का तथ्य अलग है। देवी सती के अश्रु गिरे और उस अश्रु गिरे तो वहां पर झील का निर्माण हो गया, तो दैवीय स्थिति होगी ना। लेकिन अगर मैं साइंटिफिक तरीके से अगर मैं इसकी बात करूंगा तो कुछ और ही तथ्य निकल करके आएगा, वो आगे देखेंगे। तो ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर निर्माण का इतिहास ये है कि यहां पर देवी सती, पार्वती का रूप देवी सती के आंसुओं का बूंद टपका और उसी आंसू के बूंद के रूप में नैनीताल झील का निर्माण हुआ। आप टॉप से अगर देखोगे तो नैनीताल की जो बनावट है वो एक प्रकार से अश्रु के बूंद की तरह भी है। यहां पर
नैना देवी नाम का एक मंदिर है जो कि नैना देवी शक्तिपीठ है। ठीक है, तो झील के किनारे स्थित नैना देवी शक्तिपीठ मंदिर, ऐसा माना जाता है कि यह देवी सती की आंख यहीं पर गिरी थी। तो इस उससे नैना देवी मंदिर जो कि देवी सती का ही एक रूप है, पार्वती का रूप है, ये इसके लिए बोला जाता है। और झील की खोज की थी सीपी बैरन ने। अब देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ झील की खोज की झील कहीं मतलब बिल्कुल गड्ढे में थी। झील की खोज का मतलब क्या हो गया, झील तो पहले से होगी। और ये भी नहीं है कि सर इससे पहले लोग नहीं होंगे आसपास में, गांव गांव के लोग दूर दराज एरिया में तो रहे होंगे ना। पर सीपी बैरन ने इसको नैनीताल झील का अस्तित्व प्रदान करा। उन्होंने पर्यटकों के माध्यम से, क्योंकि अंग्रेज लोग अपने लिए इंग्लैंड का मौसम ढूंढते थे, ठंडा मौसम एकदम, वो इनको नैनीताल, मसूरी, डलहौजी ऐसे हिल स्टेशनों में जाकर के मिला, तो इन्होंने उस क्षेत्र को विकसित करा। तो सीपी बैरन को ये श्रेय जाता है। और 1841 में ये सीपी बैरन एक शाहजहांपुर यूपी का जो क्षेत्र है वहां के एक व्यापारी थे। व्यापारी की खोज यहां तक इनको लेकर के आई कि इन्होंने इतनी बड़ी झील का निर्माण, आविष्कार कर दिया कि अरे बाप रे, यहाँ तो इतनी बड़ी झील है। और तत्पश्चात उसके बाद तो उनको कितनी सारी झीलें जो और इसके बाद लोग आए होंगे। पहाड़ों में जाता ही कौन था पहले उस टाइम पर, ऐसे मैदानी क्षेत्र के लोग बहुत कम। तो सीपी बैरन, इनका नाम याद रखिएगा। 1841 नैनीताल झील की खोज की गई। ये तथ्य आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना पड़ेगा। आगे आधुनिक भारत का इतिहास आएगा जब उत्तराखंड का, तो उसके अंतर्गत और ऐसे कई सारे तथ्य आपको आएंगे, तो स्टोरीज के साथ रिलेट कर देंगे। मैं वहां पर जब मैं आपको स्टोरीज कराऊंगा ना, जो व्यापार वर्ग हो गया, अंग्रेजों का जो व्यापार उत्तराखंड के अंदर किस तरीके से प्रचलित हुआ था, उसमें ये जब लिंकिंग दूंगा तो वहां भी आपको ये याद करवा दूंगा। तो 4 तथ्य हमारे नैनीताल के ऐतिहासिक तथ्य से जुड़े हुए होंगे। पहला तथ्य हो गया, मानसखंड के अंतर्गत इसको क्या कहा गया है, त्रि ऋषि। 3 ऋषि कौन थे, अत्र ऋषि, पुलत्स्य ऋषि और पुलह ऋषि। ठीक है, पुलह, पुलत्स्य, अत्र। देवी सती के साथ इसको जोड़ कर चलना है, नैना देवी मंदिर देवी सती के साथ जोड़कर चलना है। और सीपी बैरन 1841 में इसकी खोज की गई। ठीक है, ये तो हो गया ऐतिहासिक तथ्य। अब आते हैं इसकी स्थिति को लेकर के, इसके लोकेशन से जुड़े हुए तथ्य, जिसमें मैं 3 चीजें आपको बताऊंगा। इस झील के चारों ओर क्या है, सप्त सप्त श्रृंग क्या चीज है नैनीताल से जुड़ा हुआ, और दक्षिण पूर्व में इस झील के क्या है। अब यहां पर थोड़ा सा आप ये डायग्राम पर ध्यान देना। ठीक है, देखो ये झील है, ठीक है। अब ये झील है तो इसके चारों ओर कह रहा है, ये इधर 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 क्या चीज है, तो ये चारों ओर क्या है ये देखना है। उसके बाद सप्त श्रृंग, श्रृंग का मतलब सींग हो गया, तो सप्त श्रृंग का मतलब यहां पर इसके चारों ओर 7 श्रेणियां हैं। ठीक है, सबसे जो ऊंची श्रेणी है वो है नैना देवी श्रेणी, नैना श्रेणी, जिसको नैना चाइना भी बोलते हैं। ये आप याद करो, अगर आपने पीछे जब हम लोगों ने लघु हिमालय पढ़े थे, लघु हिमालय की चोटियों में मैंने लिखवा रखा है चाइना, नैनीताल में है, तो ये पढ़ना है। और इसका जो ये दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र है ना, ये साउथ ईस्ट वाला, यहां से निकल रही है एक नदी नैनीताल की, उसमें से निकासी भी है ना, क्योंकि अंदर से स्रोत भी है पानी का, तो निकासी भी हो रही। ये नदी कौन सी है, ये नदी पूछी जाती है। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले चारों ओर से किस चीज से घिरा हुआ है, ऊंची ऊंची चोटियों से घिरी हुई है, ऊंची ऊंची चोटियों से घिरी हुई है। और इसके साथ साथ इन चोटियों में किस प्रकार की वनस्पति है, अल्पाइन वनस्पति है। अल्पाइन वनस्पति में सबसे प्रमुख वनस्पति होगी चीड़ के पेड़। अल्पाइन वनस्पति क्या होती है, जो वनस्पति आपके कुछ इस तरीके से दिखती है, त्रिकोण के रूप में, ऐसे शंकु के रूप में दिखती है। और ऐसी वनस्पति जो होती है, इन वनस्पतियों में पत्ते काफी पतले पतले हो सकते हैं या कंटीले पत्ते होते हैं, चाहे चीड़ का हो, बांज का हो, जिसका भी हो, कांटेदार पेड़ वो होते हैं। और इसको उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति भी बोलते हैं। आगे वनस्पति के प्रकार हमने पढ़ने हैं, पढ़ा है अभी हमने, वनस्पति पढ़ लिया। शीतोष्ण कटिबंधीय, इसका मतलब हो गया, शीतोष्ण कटिबंधीय मतलब हो गया ठंडे क्षेत्र की वनस्पति। ठीक है, ठंडे क्षेत्र की वनस्पति। तो चीड़ का पेड़ जो है वो सबसे प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति होता है। ये आपको यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा देवदार के पेड़ सबसे ज्यादा नैनीताल में, मैंने यहाँ पर चीड़ तो लिख दिया ना, आप लिखना यहाँ पर सबसे ज्यादा देवदार के पेड़ है सर।
सुराई का पेड़ जिसे हम कहते हैं। ये है इसके आसपास, ये देखो, ये है नैनीताल झील।